हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। देखिए, जिस भी एग्जाम में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी से क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें दो सेक्शन होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन दोनों से क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, तो आप जो है इसको नोट करते रहिएगा। ये आपके आने वाले हर एक सिंगल एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें दर्रे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए, दर्रा हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग पासेस बोलते हैं, और आपका माउंटेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, माउंटेन से, और आपका रेंजेस से पूछे जाते हैं। रेंजेस मतलब हो गया पहाड़ियां, हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों की सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड में एक कोई कंट्री दे दी कि उसकी कैपिटल पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, यानी कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका ज्योग्राफी में रहता है। अगर आप जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दर्रे की बात है। इसमें नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, या सिक्किम में? देखिए, नाथुला दर्रे की बात करते हैं तो ये है आपका सिक्किम में। राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, एक देख लीजिए। रीजन इस वजह से है कि जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, तो इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये नाथुला दर्रा को जो है पास है एक, इसको बंद कर दिया गया था। बंद क्या कर दिया गया था, मतलब क्या हुआ इसका? तो देखिए, जो सिक्किम है, सिक्किम जो राज्य है, इससे तिब्बत जाने का रास्ता, ठीक है, तिब्बत जाने का जो रास्ता है ना, इसको ब्लॉक कर दिया गया था। यानी सिक्किम और तिब्बत के बीच में ये दर्रा पड़ता है, यानी एक पास प्रोवाइड करता है सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए। तिब्बत बोले या चीन बोले, ठीक है, आपको मालूम है चीन के पास ही है तिब्बत, है ना। तो सिक्किम, और सिक्किम से तिब्बत जाने का रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? नाथुला दर्रा। पहला फैक्ट एक ये हो गया। कब बंद किया गया था? तो 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। चालू कब किया गया था? तो चालू इसको किया गया था 2006 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैक्ट में क्वेश्चन रहता है कि नाथुला दर्रा फिर से स्टार्ट कब हुआ था? तो 2006 में। बंद हुआ था 1962 में। ठीक, नाथुला दर्रा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहां से, नाथुला दर्रा से चुंबी नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चुंबी नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो आएगा आंसर इसका होगा नाथुला दर्रा। ठीक है, इसके अलावा एक और दर्रा है जो सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए आप। एक मिनट पेन, हाँ, जेलप ला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलप ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, इंडिविजुअल मैं वीडियो ले आऊंगा दर्रा का, जिसमें हर एक स्टेट के इंपॉर्टेंट दर्रा वगैरह होगा। ठीक है, तो आप उससे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सिक्किम इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा और जेलपला दर्रा के लिए। जेलपला दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, जेलपला दर्रा से। नाथुला दर्रा से कौन सी नदी थी? चुंबी नदी थी। और तीस्ता दर्रा, सॉरी, जेलपला दर्रा से तीस्ता नदी। ठीक है, याद करने का तरीका कैसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? तो देख लीजिए, कुछ सिक्किम है तो सिक्किम को थोड़ा सिक्का से देख लीजिए। सिक्का ना होता है कॉइन, तो सिक्का से देख लीजिए। जेलप को जलेबी बना दीजिए, तो जलेबी खरीदने के लिए हम लोग सिक्के का यूज करते हैं, ऐसा होता है ना। एक और आता है नाथुला दर्रा। नाथू मतलब नाक से ले लीजिए, जब नोज होती है ना, तो उससे ले लीजिए कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो सिक्का कभी कभी नाक में डाल देते हैं, यानी नोज में उनका चला जाता है खेलते खेलते। ऐसे आप नोट कर सकते हैं। थोड़ी सी फनी होगा, लेकिन याद करने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, या आपके जो भी ट्रिक हो आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना दर्रा। माना दर्रा स्थित है, माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश में?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। माना दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है। जैलापला दर्रा कहाँ था? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, माना दर्रा उत्तराखंड में। मैं इसको भी बता दूंगा कैसे याद कर सकते हैं। देखिए माना दर्रा क्या होता है, उत्तराखंड को आप देख लीजिए, उत्तर, उत्तर मतलब आंसर, है ना। जब हम लोग कॉपी में आंसर लिखते हैं, याद करिएगा जब बचपन में आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा तो हम लोग कहते थे ना माना x बराबर समथिंग, है ना। तो वो माना से ले लीजिए, माना हम लोग कहाँ यूज करते थे? उत्तर में। ऐसे आप लिंक करके देख सकते हैं या अपने भी कोई ट्रिक लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का हो जाएगा ये। इंपॉर्टेंट एक और है, अन्य जो उत्तराखंड के और कौन कौन से हैं तो ये भी देख लीजिए। लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का है। इसको भी याद करने की ट्रिक आपको दिख जाएगी। लेक, लेक हम लोग कहाँ लिखेंगे? उत्तर में ही लिखेंगे, तो ये थोड़ा याद करने का आपको मिल जाएगा। नीतिला दर्रा, नीतिला दर्रा। अब आप नीतियां कहाँ लिखते हैं? जब हम लोग करंट अफेयर्स में नीतियां पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? ये भी हम लोग उत्तर में लिखते हैं, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। माना दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? रीजन है, जैसे कोई भी होता है ना क्वेश्चन पूछिए, ये आ क्यों सकता है एग्जाम में, रीजन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये उत्तराखंड यूके से तिब्बत जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। उत्तराखंड यानी यूके से तिब्बत जाने का रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? माना दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, वो सॉरी प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्या था? सिक्किम से तिब्बत जाने का रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा था? नाथुला दर्रा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा जनजाति वाले लोग भारत में कौन से हैं? संथाल, गोंड, कोल या भील जनजाति के लोग? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। भील जनजाति के लोग भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? दूसरे नंबर पे आता है गोंड जनजाति के लोग, ठीक। थर्ड नंबर की जनजाति कौन सी है सबसे ज्यादा? तो वो है संथाल जनजाति, ठीक। हाँ, तो इसकी है संथाल जनजाति। सेकंड कौन है? गोंड। थर्ड है संथाल। कभी कभी सीरीज में पूछ लेगा तो आप कैसे लगाएंगे? भील, भील से कम कौन है? गोंड, गोंड से कम कौन है? संथाल, ऐसे। तो ये तीन तो आप जरूर याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। भील, गोंड और संथाल, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपने ठक्कर बापा का नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, जब भी आप जीएस पढ़ रहे होगे या ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तब आपने उनका नाम सुना होगा, ठीक है। बापा, ठीक। इनको कहा क्या जाता है? इनको आदिवासियों का, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आदिवासी शब्द यूज किया था। आदिवासी शब्द सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था, इसीलिए ठक्कर बापा को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। ये एक फैक्ट आ गया। अब जनजातियों का, है ना, यानी ट्राइब्स का वर्णन जो है संविधान में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 संबंधित है। जब भी जनजाति आपको दिमाग में आए तो ये आर्टिकल मत भूलिएगा, 342। देखिए पर हम लोग ज्योग्राफी रहे हैं तो इससे देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, ये ठक्कर बापा वाला भी ये आपका जीके में आ जाएगा, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। और ये आपका पॉलिटी में आ गया कि आर्टिकल 342 किससे संबंधित है? तो जनजातियों से संबंधित है। आप ये देख लीजिएगा, जिसमें जनजातियों को क्या किया गया? असल में सूचीबद्ध किया गया है, जितने भी टाइप की जनजाति हैं, ठीक। आर्टिकल नंबर 242। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जनजातियां हैं कितनी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अभी आखिरी जो लेटेस्ट जनगणना थी तो कब हुई थी? 2011 में। 2011 के बाद 2021 में होनी थी पर नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक तो नहीं हुई है ड्यू टू कोविड के रीजन। अब देखिए 2011 की जो जनगणना थी ना, वो थी आपकी 15वीं जनगणना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर वाली की थी? दे देगा 13, 14, 15, 16, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा ये भी शॉर्ट नोट में कि 15वीं जनगणना थी। ये भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या उसका 8.6% भारतीय जनजातियों का है, ठीक है।
जनजातियों की जनसंख्या है इसमें, ठीक है, 8.6%, यानी टोटल 100% पॉपुलेशन में से 8.6% जनजातियों की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने देखा, हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, भील की, उसके बाद किसका आता है, गोंड, उसके बाद आता है संथाल का नंबर, ठीक है। आर्टिकल किस में वर्णन हुआ है, 342 में। ठक्कर बापा को जाना जाता है आदिवासियों का मसीहा, क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं। देखिए गद्दी भी एक प्रकार की जनजाति है, गद्दी जनजाति के लोग, ठीक है, गद्दी जनजाति के लोग। तो जनजाति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये कहाँ के निवासी हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक से देख लीजिए। गद्दी देखिए बर्फ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, मतलब पैर ढस जाते हैं, तो समझिए गद्दी टाइप का सोच लीजिए कि पैर में आपने गद्दी एक लगा लिया है, सोल लगा लिया है, ऐसा समझ लीजिए। याद करना है, कोई भी ट्रिक से याद कर लीजिए। तो बर्फ कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और देख सकते हैं आप लोग, हिमाचल को अगर आप तोड़ेंगे, ट्रिक की बात बता रहा हूं, हिमाचल को तोड़ेंगे तो आंचल आ रहा है ना, आंचल किसका होता है, माँ का आंचल होता है, ठीक है। माँ के आंचल, गद्दी से आ जाएगा गोद, ले सकते हैं आप लोग, मतलब छोटा बच्चा गोद लेता है ना माँ के आंचल में, तो थोड़ा सा याद करने का तरीका है। तो गद्दी के लोग कहाँ निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी को पहले डिकोड करिए, मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए डायरेक्शन देख लीजिए, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। उत्तर वाहिनी का मतलब है यानी उत्तर डायरेक्शन में जो फ्लो हो रही है, यानी ऊपर की ओर क्या हो रही हो, फ्लो हो रही हो, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर वाहिनी, ठीक। इसमें से कौन सी नदी है, कोसी नदी है, घाघरा नदी है, सोन नदी है, गंडक नदी है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, ये जितनी भी नदियां हैं, एक सेक्शन बनाइएगा गंगा की सहायक नदी, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, ये सारी गंगा की सहायक नदी है। पहली बात, गंगा मेजोरिटी कहाँ कहाँ प्रवेश करती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजोरिटी है यूपी उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, ये भी है। ये पूछते हैं सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी की बात हो रही है, लेकिन सबसे लंबी तो ये है यमुना, ठीक है। यमुना जो है, जितनी भी नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदियों का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक मेन नदी है, ठीक है, इसमें वो आके मिल जाती है और जो मेन नदी है उसी के साथ प्रभावित होने लगती है, तो ये जो मिली है ना, यानी सहायता प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इसको सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है, और यमुना नदी भी गंगा की एक सहायक नदी है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये प्रभावित हो रही है नदी, ये है आपकी गंगा नदी, ठीक। गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। इसको डीपली में बता दूंगा एक क्लास में। यह है गंगा नदी, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, ठीक, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। यहां पर एक है यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री है, यहां से यमुना नदी आती है और गंगा नदी में क्या हो जाती है, एक मिनट, हाँ, यमुनोत्री से आती है और गंगा नदी में आ जाती है, मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, है ना, लिख लीजिएगा इलाहाबाद में, ठीक है। और ये भी कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। सरस्वती प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है इलाहाबाद को। प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज बोलते हैं इसको, ठीक। आप कुछ लिखिए, सबसे पहले नदी, इससे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आपको इससे ही मैं आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए सबसे पहली सहायक नदी नोट करिएगा, रामगंगा, एक मिनट, हाँ, ये आके मिलती है गंगा से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग राम गंगा। सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। इनका फ्लो देखिएगा, सारा देखिए नीचे है, साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, ये रामगंगा हो गया। रामगंगा निकलती कहां से, ये उत्तराखंड से निकलेगी। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन इधर से क्या है, यूके है, उत्तराखंड है, फिर नेपाल का पोर्शन आ जाता है ना,
फिर इधर सिक्किम का पोर्शन आ जाता है आगे जाके, बिहार सिक्किम ये सारी चीजें, मतलब बिहार थोड़ा इस साइड है, सिक्किम, ठीक है। चलिए रामगंगा हो गया। एक गोमती नदी इसके बाद आके मिलती है। गोमती नदी देखिए नेपाल के साइड से निकलती है, नेपाल और यूपी का जो बॉर्डर है वहां से निकलते हुए जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। और लखनऊ में गोमती नदी है जो प्रभावित होती है, कभी कभी मैचिंग में भी पूछ लेता है। रामगंगा उत्तराखंड के पास से निकलती है, ठीक। इसके बाद जो एक नदी है घाघरा, यह है घाघरा, यह है घाघरा। घाघरा नदी के बाद आती है गंडक नदी। कौन सी नदी आती है? गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। तो ये घाघरा गंडक ये सब कहाँ की हैं? ये सब नेपाल की हैं, नेपाल में प्रभावित हो मतलब प्रभावित होती हैं, ठीक है। जो ये है आपका, ये मैंने नेपाल लिख दिया गलती से, ये है आपका गोमती, है ना। एक मिनट, हाँ गोमती, ये गोमती नदी है, ये घाघरा है, ये गंडक, ये नेपाल, ये दोनों नेपाल की है। घाघरा और गंडक नेपाल में भी प्रभावित होते हैं, नेपाल से होते 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 कहाँ आ जाती हैं? यूपी में आ जाती हैं। और किससे मिलती हैं? गंगा से मिलती हैं। एकदम यूपी और नेपाल के बॉर्डर से गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? ये भी गंगा में मिल जाती है। रामगंगा तो उत्तराखंड के बॉर्डर के पास से निकलती है, ये भी यूपी में मिल जाती है। ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? सहायक नदियां, किसकी? ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी? गंगा नदी की। अब देखिए यहाँ पे कोसी नदी, आपको मालूम होगा कोसी नदी, ये है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। और यहां से आता है महानंदा, महानंदा, ठीक है, सिक्किम के पास से महानंदा, ये महानंदा, महानंदा। और ये कोसी नदी है। कोसी नदी आपको मालूम है बिहार का शोक बोला जाता है, यूपी से होते 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 कहां पे चली? बिहार चली जाती है, बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। ये महानंदा। तो ऊपर की जितनी भी नदियां फ्लो हो रही हैं, आप सबकी डायरेक्शन देख ली। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, एक मिनट, ये कर लेता हूं। हाँ, जितनी भी देखिए ऊपर की नदियां हैं, ये रामगंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी और ये महानंदा, ये सारी इनकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की ओर है, यानी दक्षिण फ्लो हो रही है, ये सारी दक्षिण फ्लो हो रही है, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। एक बार याद करिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इनकी सीरीज भी पूछ लेता है, पूछ लेगा पश्चिम से उत्तर की ओर सीरीज बनाइए। तो कौन सा आपको दिख रहा है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आप 2-3 बार ऐसे आप डायग्राम बना के नोट करेंगे ना, आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है। और यमुना नदी तो यहाँ पे हो रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है, यहां से एक नदी जाती है नीचे से होते हुए यहां पे गंगा की ओर जा रही है। ये देखिए, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये उत्तर की ओर फ्लो हो रही है। इसका नाम है सोन, इसका क्या नाम है? सोन नदी, ठीक। और एक और नदी यहां से सोन में मिल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिहंद। आपने रिहंद सागर बांध भी सुना होगा, बांध मतलब डैम, ठीक। तो सोन नदी में कौन मिलता है? रिहंद मिल जाती है। सोन नदी कहां प्रभावित हो रही है? ऊपर की ओर प्रभावित हो रही है, यानी उत्तर डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर दिशा में प्रभावित हो रही है? तो कौन सी नदी प्रभावित हो रही है? मैंने अभी बताया, सोन नदी, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, ये सारी नदी तो है ही इनकी सहायक नदी। बाकी की जितनी भी रेस्ट ऑफ थ्रीज, ये दक्षिण फ्लो हो रही है, दक्षिण दिशा में, यानी नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सीरीज याद कर लीजिएगा, ये सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। देखिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम लोगों को जॉब लेना है, जिसको भी जॉब लेना है, तो थोड़ा से तो भीड़ से हटकर काम करना पड़ेगा। हल्का सा ये डायग्राम आपको टफ लग रहा होगा कि लाइक कैसे याद करें, पर यह है कि अगर मान लीजिए इतना सोच लीजिएगा कि पढ़ने से पहले जब भी क्वेश्चन समझ में आए कि याद करें या ना करें, तो ये देख लीजिए कि कोई ना कोई इस देश में कोई ना कोई तो एक ऐसी जगह पे जरूर बैठा होगा जो मैं तो इसको छोड़ रहा हूं वो इसको याद कर रहा है, और जो इसको याद कर रहा होगा ना वो मुझसे आगे होगा, हर मामले में आगे होगा, ठीक है। देखिए जीके और जीएस और करंट ऐसा सेक्शन है ना, या कोई भी एक आप सब्जेक्टिव को भी पेपर देंगे, वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप फुल 100% मार्क्स नहीं ला सकते। ये मैथ नहीं है,
मैथ में तो आप ले आओगे लेकिन इसमें नहीं ला सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा ही खुन्नस में बैठा होगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर सेट करके देगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो आपको याद तो करना पड़ेगा, जितना भी आप याद कर सकते हो, जितनी भी कैपेसिटी है आपकी, याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद, पहले बात तो यमुनोत्री क्या है, हिमनद, ठीक। अब देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि इसकी भी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। पहले बात तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद के पास से एक बंदर, देखिए दिया हुआ है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ एक जगह है, याद कर लीजिएगा। बंदरपूंछ एक शिखर है, पीक है, क्या है, शिखर, शिखर है, जिसको हम लोग पीक भी बोलते हैं, ठीक है। बंदरपूंछ शिखर है, कहां का, यमुनोत्री हिमनद का। किसका उद्गम स्थान है, उद्गम मतलब होता है जहां से वो निकल रही है, यमुना नदी का, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ फैक्ट। अब जब हमने उसका पढ़ा है तो यमुना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 आप जरूर याद करिएगा, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र, एक यमुना, ठीक। ये गंगा नदी तंत्र हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, यमुना नदी तंत्र हो गया, सबका अलग अलग है। इसके प्लस सिंधु नदी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका रावी, चिनाब, सतलज, ये सारी आ जाता है। अब ये 4 याद करके जाइए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। महानदी क्या है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात आपको पता ही हो जाएगी। कावेरी महानदी है पश्चिम, कुछ लोग पश्चिम की तरफ फ्लो होती है, कुछ लोग पूर्व की तरफ फ्लो होती है, बस वो आपको वैसे याद करना है, ठीक है। चलिए अब यमुना का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने बताया था यमुना, आप ऐसे याद कर लीजिए, यमुना आपने बता दिया। यहाँ पे मान लीजिए वो मिल गई गंगा से, है ना, यमुना नदी यहाँ पे गंगा नदी से मिल गई। यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, बहुत फेमस नदी है चंबल। चंबल नदी सहायक नदी है यमुना की, ये यमुना में मिल जाती है। चंबल से एक नदी बाहर निकलती है, चंबल से एक नदी बाहर जाती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, जिसका नाम है बनास। एक मिनट, जिसका नाम क्या है, बनास, ठीक है, चंबल। और चंबल में एक और नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं काली सिंध, काली सिंध। चंबल नदी है, चंबल में कौन मिल जाता है, काली सिंध और बनास नदी। ये सारी क्या हो गई, यमुना की ट्रिब्यूटरी। देखो यमुना की क्या है आपका, चंबल। आपको मालूम चल जाएगा कि यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है, यानी सहायक नदी क्या है, चंबल। ऐसे याद करिए, ये डायग्राम याद करिएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा याद कैसे होगा, ठीक। उसके बाद यहां पे एक नदी ऐसे मिलाइए, एक नदी ऐसे मिलाइए, ये ऐसे सीरीज में आपको याद भी करना है, ठीक है। ये है आपकी सिंध नदी, वो काली सिंध था, ये आपका सिर्फ सिंध है, ठीक। ये है आपका बेतुआ, ये सारे आपने नदी का नाम सुना होगा। और ये है आपकी केन, केन, ठीक। सिंध, बेतुआ, केन कैसे याद करेंगे, SBK। यहां पे कैसे याद करना है, SBK। यहां तो चंबल तो आपको याद होगा, चंबल, फिर याद करना है SBK, 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 3-4 बोलिए, SBK। S फॉर सिंध, बेतुआ, केन, सिंध, बेतुआ, केन। सोन मत लगाइएगा, सोन गंगा की है ना। सिंध, बेतुआ, केन, सिंध, बेतुआ, केन, 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। सिंध, बेतुआ, केन। चंबल मध्य प्रदेश से निकलते हुए यमुना से मिल जाती है, ये यमुना की सहायक नदी हो गई, ठीक। तो ये आप यमुना का याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बंदरपूंछ कहां का है, यमुनोत्री हिमनद का है, ठीक है। शायद ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको याद जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। रटने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। और भी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, काफी लोगों को पता होगा। मान लीजिए ये पूरा क्या है, ग्लोब, ये क्या है, ग्लोब, यानी गोलार्ध जिसे बोलते हैं, ठीक। बीच वाली एक रेखा जाती है, आपको मालूम है, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसका नाम होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है,
0 डिग्री क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। एक लाइन ऊपर की ऐसे आप याद रखिए, और एक कहाँ याद रखिए? नीचे की ओर याद कर रखिए, ठीक है, नीचे। ये 23.5 डिग्री, सॉरी, हाँ, 23.5 डिग्री नीचे साउथ कहलाता है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम लोग नीचे वाली को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? पेन चेंज कर दूं, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए नीचे वाले क्या होता है, इसकी भी आपको यह याद रखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा कहलाती है, और 0 डिग्री क्या कहलाता है? आपका भूमध्य रेखा कहलाता है। देखिए जो भूमध्य रेखा है ना, ये देखिए 2 पार्ट में ग्लोब को डिवाइड करती है, एक ऊपर वाला पूरा पोर्शन, ठीक, और एक शिट, हाँ, और एक नीचे वाला। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, क्या हो रहा है यार, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक, हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको, पहले से मालूम होगा आपको, नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे तो आपको मालूम चल गया कि 23 सितंबर वाले दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, पहली बात, दिन और रात बराबर होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध का बस जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे याद करिएगा। उत्तरी गोलार्ध, पहले हेडिंग डालिएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हेडिंग डालिए साथ में, ठीक। इसमें सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है आपका 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध है, आप खुद सोचिए, गर्मी का दिन होता है, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो 21 जून सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा क्या कौन सा होगा? ठंडियों की बात हो रही होगी तो सबसे छोटा होता है, डेट वही है 21 से 22 दिसंबर, ये स्लैश करके ही आता है, 21 से 22 दिसंबर। आपको मालूम है दिसंबर में ठंडियां चल रही होती हैं, सबसे छोटा होता है, रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, हो गया। लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध आपको आएगा क्वेश्चन में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 या 22 दिसंबर, ठीक। अब इसका आपको रिवर्स करना है, हेडिंग डालिए दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसको भी 2 पार्ट में डालिए, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? रिवर्स कर दीजिए, 21 22 दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 20 या 21 जून, ठीक। एक याद करिए, उत्तरी गोलार्ध याद कर लीजिए सपोज आप, है ना, गर्मियों सर्दियों को देख के, और उसी को रिवर्स कर दीजिए तो दक्षिणी हो जाएगा, ठीक। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? आप लगा के आएंगे 20 से 21 जून। कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग दिसंबर करके याद करके आते हैं, जाड़ों का याद हम लोग का याद होता है कि सर्दियों में दिसंबर के दिन क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है, तो हम लोग दिसंबर लगा के आते हैं, पर ये नहीं होता, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। दिन और रात बराबर किस में होते हैं? ठीक, ये 23 सितंबर में। यहां पे सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन के अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा दिन का मतलब क्या होता है? कि दिन जो है बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तब भी आप समझ में आ जाएगा आपको। दिन बड़ा है इसका मतलब है कि सबसे बड़ा दिन होगा, रात छोटी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, दिन बड़ा यानी रात छोटी है। यहां पे क्या होगा? दिन छोटा है, रात बड़ी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रट लीजिएगा इसको, 1-2 बार ढंग से देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर थोड़ा टफ बनाएगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। होता क्या है कि जो सूर्य होता है नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ये कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है, एकदम इसके ऊपर आ जाता है, कर्क रेखा के सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है, और इसमें मकर रेखा के सूर्य एकदम ऊपर आ जाएगा। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, यहाँ पे देखिए क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहलाता है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वर्ल्ड से आ जाएगा, वर्ल्ड से पहले वाला भी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। देखिए ये क्या आता है, माउंट एटना कहां पर है? सॉरी, माउंट एटना है क्या? ये पर्वत है, पर्वत शिखर है,
ज्वालामुखी है या पठार? पहली बार नोट कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एटना क्या है? ये ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग वोल्केनो भी बोलते हैं। ठीक, ये ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कहां पर? तो ये इटली, इटली ये भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इटली नहीं दिया है तो ऑप्शन दे देगा सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप भी कहाँ का है? यानी सिसिली जो आइलैंड है, द्वीप मतलब आइलैंड है ना, द्वीप द्वीप मतलब आइलैंड। सिसिली द्वीप कहाँ पर है? ये इटली का पोर्शन है। ठीक है, सिसिली द्वीप में क्या स्थित है? माउंट एटना, इटली। ठीक है, रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, वो सक्रिय है, सक्रिय, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब इसका उद्गार होता रहता है, ये फूटता रहता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का या जापान का? इसमें से किसका है राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई का। हवाई है कहां पर? ये यूएसए में है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे हवाई ना देके डायरेक्ट यूएसए पूछ सकता है, ठीक है, तो भी आप लगाएंगे मोना लोआ। याद कैसे कर रहे हैं? हवाई है, हवा। मोना मान लीजिए कोई लड़की है, मोना हवा में उड़ रही है, ऐसे याद कर लीजिए, मोना हवा में उड़ रही है तो हवाई आ जाएगा। ठीक, यूएसए का एक और इंपॉर्टेंट है, सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस ये भी क्या है? ज्वालामुखी है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सेंट हेलेंस कहाँ है? ये भी यूएसए में है। और मोना लोआ ये भी यूएसए का हवाई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक लंबी कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स या आल्प्स? तो देखिए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट है आपका, नोट कर लीजिएगा। अब इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला है कहां पर? तो ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहां पर है पर्वतमाला? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एल्प्स कहां पर है? ये आपका यूरोप, ये आपका कहां पर है? यूरोप का। रेयर क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग में कभी कभी आ जाता है। और हिमालय तो आपको मालूम ही है, एशिया में है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज साउथ अमेरिका में है। एल्प्स कहां है? यूरोप में। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत से बड़ा नहीं है तो पहले बात देख लीजिए, भारत का स्थान विश्व में है कहां? एरिया वाइज हम लोग देखें, देखिए एरिया वाइज ये जितना भी आएगा ये आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आएगा। वैसे तो 2011 की जनगणना कहाँ की है? ये भारत के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन उसमें इंक्लूड होता है ना क्षेत्रफल भी। अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, इंडिया के बारे में पूरा पढ़ते हो कि कहाँ पे उसका कौन सी डिग्री में इंडिया है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है और उससे आगे कहाँ पर। प्रेजेंट टाइम में हमें इतना मालूम है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत तो फर्स्ट पर है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, फर्स्ट पर वैसे तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत है, लेकिन अभी भी चाइना ही है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल में भारत 7वें पायदान पर है, यानी 7वें पोजीशन पर। उससे आगे कौन कौन से है तो नोट करिएगा। पहले नंबर पे है रशिया यानी रूस, फिर कनाडा, उसके बाद आपका पड़ता है चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो 7th पोजीशन पे कौन है? इंडिया है। याद कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के मामले में ये सारे भारत से आगे हैं। अब ऑड वन आउट करके बाहर निकालिए। रूस भारत से आगे है बिल्कुल, क्योंकि तो पहले पायदान पर है। ब्राजील भारत से आगे है,
हाँ बिल्कुल आगे है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कनाडा, कनाडा भी है। फ्रांस, इस पूरे सात में फ्रांस नहीं है, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सात याद कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, मान लीजिए इसमें इंडिया को इग्नोर करके 4-5 कंट्री दे दे, उसको शफल कर दो, बोल दे कि अवरोही क्रम में लगाओ या आरोही क्रम में लगाओ, तो आपको याद करना जरूरी है। एक बार साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। रशिया कनाडा यूएसए, सॉरी रशिया कनाडा चाइना, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? जारवा जनजाति के लोग, जनजाति के बारे में मैंने आपको बता दिया, 342 आर्टिकल है ना, ठक्कर बापा सबके बारे में बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। ये है कहाँ की जनजाति, ये निवास कहाँ करते थे? अंडमान निकोबार में। अब याद कैसे कर सकते हैं आप लोग? जारवा, जारवा को डिकोड करिए। देखिए आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा एक एक तोड़ के। जारवा मतलब जाने की बात हो रही है, जा जा। अब गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई इंसान कहाँ जाना चाहेगा? फेवरेट जगह सबकी आइलैंड होती है, ठीक है, आपको मालूम है आइलैंड का क्या है? अंडमान निकोबार है, तो निकोबार सारे लोग जाना चाहेंगे, अंडमान निकोबार सारे लोग जाना चाहेंगे, तो जारवा कहाँ? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, आपका कमेंट मैटर करता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।